Hello students, now we have to start our chapter, that is what is democracy and why democracy. तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, what is democracy. ठीक है, why democracy तो बाद में शुरू करेंगे, अभी हमारा चल रहा है what is democracy. Okay, now what is democracy में हमने डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिससे हमने कुछ स्टोरीज के थ्रू पढ़ा है. ठीक है, क्या क्या पढ़ लिए, दैट इलेक्टेड रूलर होने चाहिए. ओके, एंड नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने कि जो इलेक्टेड रूलर हैं उनके पास ही पावर्स होनी चाहिए. एंड थर्डली इलेक्शन कैसे होने चाहिए, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए. और जो इलेक्टेड पार्टी है या जो गवर्नमेंट है एग्जिस्टिंग, उसको इलेक्शन में हार का डर होना चाहिए. अगर उसे लूजिंग का डर नहीं है, हार का डर नहीं है, तो क्या है कंट्री में, डेमोक्रेटिक रूल नहीं है. ठीक है, इसके अलावा अब हम बाकी फीचर्स देखते हैं. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फीचर हमने क्या देखा था, दैट इज 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. ठीक है, क्या है, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, यानी एक व्यक्ति का एक वोट हो और उस वोट की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो सबके लिए. ऐसा ना हो कि वोट की वैल्यू कम या ज्यादा हो. ठीक है, तो इस तरह की देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज इन द वर्ल्ड. ओके, जैसे कि सऊदी अरेबिया के अंदर अभी तक एब्सोल्यूट मोनार्की है, वहां वुमेन को कोई राइट्स ही नहीं है. अगर हम इस्टोनिया, यूरोप की एक कंट्री है इस्टोनिया की बात करें तो वहां पर रशियन पॉपुलेशन अच्छी खासी है, उसके बावजूद उन रशियन माइनॉरिटीज को कंट्री के अंदर वोटिंग राइट नहीं है. अगर हम फिजी की बात करें, फिजी ऑल्सो वन ऑफ द आइलैंड, ठीक है, पैसिफिक ओशन में आइलैंड ग्रुप है ये. वहां की बात करें तो वहां पर प्लांटेशन वर्क के लिए इंडिया से बहुत सारे लोग फिजी गए थे प्लांटेशन वर्क के लिए. ठीक है, और भी कंट्रीज की हमने बात की है टाइम टू टाइम, फिजी में भी गए थे, वो वहीं पर ही रह गए. अब वो लगभग 100-150 साल से फिजी में ही रह रहे हैं, तो वो कहाँ के सिटीजन हो गए, दे आर द सिटीजन ऑफ फिजी. उसके बावजूद वहां पर उन्हें इंडियन फिजियन बोला जाता है, प्लस उनके वोट की वैल्यू जो वहां के नेटिव फिजियंस हैं उनके कंपैरिजन में कम है. तो क्या ये सही है, नहीं. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. ठीक है, यानी हर एक अडल्ट व्यक्ति को वोटिंग राइट होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन की दे आर मेल और फीमेल. ठीक है, हर एक व्यक्ति का एक वोट हो और वोट की वैल्यू भी कम या ज्यादा ना हो. हर व्यक्ति कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए. तो फिर उनका वोटिंग राइट भी कैसा होना चाहिए, इक्वल. यहां पर भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए. समझ रहे हो आप बात को. ठीक है, तो हम देख लेते हैं इन स्टोरीज के बारे में. सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द सऊदी अरेबिया. ठीक है, सऊदी अरेबिया के अंदर क्या है, in Saudi Arabia women do not have voting rights. ठीक है, वोटिंग राइट्स तो छोड़ो, सऊदी अरेबिया के अंदर वुमेन को कोई राइट ही नहीं है. ठीक है, यानी कंट्री में उन्हें कैसा माना गया है, पैसिव सिटीजन्स, जिसके पास एज सच कोई राइट नहीं है. उन्हें किसके अकॉर्डिंग चलना है, कंट्री के अंदर जो मेल पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग चलना है. इवन उन्हें घर से बाहर तक अकेले निकलने का राइट नहीं है. ठीक है, दे हैव टू कवर फुली विद द बुर्का. ठीक है, तो इस तरीके के उनके पास एज सच कोई राइट नहीं है. तो वोटिंग राइट तो बहुत ही बड़ी चीज है. ठीक है, तो वहां पर वुमन को कोई
राइट्स ही नहीं है, और वोटिंग राइट तो बिल्कुल भी नहीं है, वो सोच ही नहीं सकती कि ऐसा कोई राइट उन्हें मिलेगा नियर फ्यूचर में भी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इस्टोनिया की, इस्टोनिया का मैंने आपको बताया, ठीक है। इस्टोनिया क्या है? ये एक यूरोपियन कंट्री है इस्टोनिया। यहां पर रशियन पॉपुलेशन काफी रह रही है और काफी सालों से रह रही है। तो जो पॉपुलेशन किसी कंट्री में बहुत लंबे समय से रह रही होती है, तो वो क्या हो जाती है? उस कंट्री की, उसी कंट्री की पॉपुलेशन हो जाती है, यानी उसी कंट्री की सिटीजनशिप उन्हें मिल जाती है। तो अब जितने भी राइट्स हैं उस कंट्री के लोगों को, वो सारे राइट्स उस पॉपुलेशन को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री से आकर के वहां पर बसे हों। लेकिन इस्टोनिया में ऐसा नहीं है। इस्टोनिया में क्या है कि वहां पर जो रशियन माइनॉरिटी है उनको प्रॉपर वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है, इन इस्टोनिया पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी, माइनॉरिटी समझते हो ना, क्या होती है माइनॉरिटी? व्हाट इज माइनॉरिटी? फिर आगे बढ़ेंगे। माइनॉरिटी मतलब दे आर लेस इन नंबर। जो रशियन पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा नहीं है, इनकी नंबर कैसा है? कम है। पॉपुलेशन जितनी बड़ी कंट्री है या जितनी पॉपुलेशन है कंट्री में, उसके कंपैरिजन में इनका नंबर बहुत ही कम है। तो वो जो नंबर्स में कम होते हैं वो माइनॉरिटी। पढ़ते हो ना, मैथ्स में भी पढ़ते हो, माइनर और मेजर। तो मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब नंबर में ज्यादा, माइनर मतलब नंबर में कम। तो रशियन पॉपुलेशन कैसी है? दे आर लेस इन नंबर। ठीक है, रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट to get the right to vote। ठीक है, यानी इस्टोनिया के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन है, जबकि यूरोप कैसा है? इट्स अ वेल डेवलप्ड कॉन्टिनेंट, है ना। यूरोप बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, उसके बावजूद वहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को वोटिंग राइट नहीं दिया जा रहा है। ये क्या है? इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन। यानी कंट्री पूरी तरीके से, इस्टोनिया क्या है? पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री हम नहीं कह सकते उसको, जब तक कि वहां की पूरी पॉपुलेशन को 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं मिलता। ठीक है, तो इस्टोनिया की स्टोरी भी कैसी हो गई? नॉन डेमोक्रेटिक स्टोरी हो गई। वहीं पर फिजी, फिजी क्या है? फिजी इज ऑल्सो अ कंट्री। कहां पर बताया मैंने अभी आपको? पैसिफिक ओशन में ये एक आइलैंड ग्रुप है। ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, बहुत छोटा आइलैंड है, आइलैंड ग्रुप है फिजी। तो वहां पर भी क्या हो रहा है? इंडियन पॉपुलेशन जो वहां सदियों से रह रही है, काफी सालों से, उस इंडियन पॉपुलेशन को भी प्रॉपर वोटिंग राइट नहीं है। वोटिंग राइट तो है, दे कास्ट देयर वोट, लेकिन अपना वोट कास्ट करने के बावजूद उनके वोट की वैल्यू जो वहां के नेटिव सिटीजन हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो ये क्या तरीका हुआ वोटिंग का कि भाई किसी के वोट की वैल्यू ज्यादा, किसी के वोट की वैल्यू कम। इसका मतलब फिजी के अंदर भी इंडियन पॉपुलेशन को पूरी तरीके से फिजी की पॉपुलेशन नहीं मान रहे हैं वो। दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं हम। क्या है? इन फिजी द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस
Fijian has more than that of an इंडियन फिजियन। ठीक है, इंडियन फिजियन के कंपैरिजन में जो इंडिजीनियस फिजियन है, इंडिजीनियस फिजियन मतलब ये एफ कैपिटल कर देती हूं मैं, इंडिजीनियस फिजियन मतलब जो वहां के ही नेटिव सिटीजन्स हैं, यानी वहीं पर ही उनकी पॉपुलेशन शुरू से रह रही है, फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, और इंडियन फिजियन मतलब जो इंडिया से गए हैं फॉर एनी ऑफ द रीजन, मोस्टली प्लांटेशन वर्क के लिए गए थे, किसी भी रीजन से जाके बसे हों, लेकिन अब वो फिजी की पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। उसके बावजूद उन्हें क्या है, उनके वोट की वैल्यू क्या है, हैज मोर देन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन। एंड इंडिजीनियस फिजियन के वोट की वैल्यू ज्यादा है कंपैरिजन टू द इंडियन फिजियन। इसका मतलब क्या है, क्या फिजी एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा? नहीं, क्योंकि ये जो हमारा फीचर है ये फुलफिल नहीं हो रहा। जितने भी हमने फीचर्स देखे हैं डेमोक्रेसी के, वो सारे फीचर्स यहां पर फुलफिल होने चाहिए, तभी कंट्री क्या होगी, डेमोक्रेटिक होगी। अगर कोई एक फीचर भी यहां पर मिसिंग है तो कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएगी। समझ रहे हो, हमने शुरू में ही कुछ फीचर्स लिखे थे ना, फर्स्ट लेक्चर में ही, वो सारे फीचर्स फुलफिल होने चाहिए। तो यहां पर कौन सा फीचर फुलफिल नहीं हो रहा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का फीचर फुलफिल नहीं हो रहा, जिसमें हमने देखा था कि हर वोट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। जो मेरे वोट की वैल्यू है वही किसी प्राइम मिनिस्टर के वोट की वैल्यू होगी, और सेम वैल्यू ही किसी लोअर कास्ट या किसी बहुत ही गरीब फैमिली से कोई व्यक्ति वोट कास्ट कर रहा है उसकी होगी। हर एक के वोट की वैल्यू इक्वल होगी, यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इवन जब हम वोट कास्ट करते हैं तो ये भी पता नहीं चलता कि ये वोट किसने डाला है, तो डिस्क्रिमिनेशन का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यहां पर सिस्टम क्या कर दिया फिजी के अंदर, इंडियन पॉपुलेशन के लिए वोटिंग सिस्टम अलग और जो वहां के नेटिव सिटीजन्स हैं उनके लिए वोटिंग सिस्टम अलग, जिससे वोट की वैल्यू को कम ज्यादा कैलकुलेट किया जा सके। तो इस तरीके से ये कंट्रीज जो हैं, इस्टोनिया और फिजी तो डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को शो कर रहे हैं, बट वास्तव में क्या है ये कंट्रीज, आर दे डेमोक्रेटिक? नहीं। कौन सा फीचर फुलफिल नहीं हो रहा, वो फीचर मैं आपको लिखती हूं, पहले आप इन तीनों के बारे में नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूं। अब मैं आपको बता देती हूं कौन सा फीचर है। हम ऑलरेडी ये फीचर फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूं। क्या है कि ईच एंड एवरी वोट इज इंपॉर्टेंट एंड दे हैव द इक्वल वैल्यू। अगर वैल्यू कम ज्यादा हो रही है तो डेमोक्रेसी जो है वो नहीं है। तो फिर क्या हो गया फीचर यहां पर हमें जो मिला, दैट इज इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन have one vote। ठीक है, ईच अडल्ट सिटीजन, अडल्ट का मतलब 18 ईयर्स एंड अबव, यही माना गया है कि एक 18 ईयर्स एंड अबव व्यक्ति जो है उसमें डिसीजन मेकिंग जो है, नॉलेज, इंटेलिजेंसी इतनी आ जाती है कि वो सही डिसीजन ले सके। इसलिए 18 ईयर्स को क्या माना गया है, अडल्ट सिटीजन माना गया है कि वो सही डिसीजन लेगा, इसलिए उसे क्या दिया गया, वोटिंग राइट दिया गया। ओके, तो ईच अडल्ट सिटीजन हैव वन वोट एंड
each vote have one value. ठीक है, each vote must have. ठीक है, अगर इक्वल वैल्यू नहीं है वोट की तो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। तो डेमोक्रेसी में ये फीचर होना बहुत ही जरूरी है। अंडरस्टूड? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक और फीचर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको रब कर रही हूं मैं बच्चे। अब इसका लास्ट फीचर, बाकी सारे फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट फीचर बचा हुआ है, क्या है वो? कि जो कंट्री है वो किसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए? किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग चलेगी क्या कंट्री? डेमोक्रेसी में किसके हिसाब से चलती है कंट्री? कंट्री चलेगी डेमोक्रेसी में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी किसका रूल होगा कंट्री में? कंट्री में रूल होगा लॉ का। ठीक है, जहां पर सबको इक्वल राइट्स होंगे। राइट्स किसी का कम किसी का ज्यादा, ये सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है, इक्वलिटी होगी, फ्रीडम होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर क्या है? दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, यानी किसका रूल है? लॉ का रूल है। और लॉ के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है कहां पर है? दैट इज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहां पर कंट्री को कैसे रन करना है, किसके पास कितनी पावर होगी और किसके पास क्या काम होगा, ये सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब की हुई होती हैं, जिससे कि कोई भी किसी के राइट्स को कम ना कर सके या अपनी पावर को इंक्रीज ना कर सके। इसके लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंट्री में लोगों के कुछ राइट्स होते हैं। वो राइट्स कंट्री में कोई भी उनसे नहीं ले सकता, क्योंकि वो राइट कौन दे रहा है उन्हें? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। भाई इसीलिए तो हम डेमोक्रेसी चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेमोक्रेसी में क्या है कि ईच एंड एवरी सिटीजन इन द कंट्री दे हैव फ्यू राइट्स। ठीक है, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हुए हैं ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू वोट, कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम, है ना? तो ये सारे जो राइट्स हैं, ये राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी क्या होती है डेमोक्रेसी एप्लीकेबल होती है। अगर लोगों के पास राइट्स ही नहीं है कुछ कहने का, अपने बात को एक्सप्रेस करने का, तो फिर कहाँ डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी में ये राइट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है, ये राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कह सकते, तो क्या होगा? कंट्री क्या हो गई? अगेन नॉन डेमोक्रेटिक हो गई। एक भी फीचर मिसिंग है, कंट्री बिकम नॉन डेमोक्रेटिक। सारे फीचर्स होने चाहिए। आप इस चीज को इंडिया पर अप्लाई करके देख सकते हो। हम जितने भी फीचर्स पढ़ रहे हैं, सारे फीचर्स इंडिया में हैं। तो इंडिया कैसी कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहां पर हम इसके बारे में जानने के लिए कि भाई रूल ऑफ लॉ क्या है, एक और कहानी पढ़ लेते हैं। इतनी सारी कहानियां पढ़ी है ना, सारी कहानियां याद रखना, कहीं मिक्स मत कर देना। ठीक है, तो अब हम यहां पर कहानी पढ़ेंगे जिम्बाब्वे की। ठीक है, जिम्बाब्वे जो है 1980 में इंडिपेंडेंट हुआ। इट वाज आल्सो कॉलोनी ऑफ वन ऑफ द यूरोपियन कंट्री। ठीक है, तो जब 1980 में ये इंडिपेंडेंट हुआ तो वहां पर जो मेन लीडिंग पार्टी थी दैट वाज ज़ानू पीएफ। ठीक है, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पेट्रियोटिक फ्रंट करके एक पार्टी थी जो कि बहुत ही इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी। तो उनके लीडर रॉबर्ट मुगाबे, क्या नाम है लीडर का? रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, तो वो कंट्री के प्रेसिडेंट बने। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने बार बार पावर में आने के लिए
ही स्टार्ट यूजिंग अनफेयर मीन्स। किस तरह के अनफेयर मीन्स होते हैं इलेक्शन जीतने के लिए? हम ऑलरेडी PRI मैक्सिको की पार्टी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, क्या क्या गलत तरीके अपनाए जा सकते हैं। वो सारे गलत तरीके वो अपनाने लग गए, क्योंकि उन्हें क्या करना था? पावर में बने रहना था, ऑपोजिशन पार्टी को हैरेस करना, उनकी मीटिंग खराब कर देना, टेलीविजन रेडियो इनके ऊपर उन्होंने मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लस यहाँ पर जितने भी न्यूज़पेपर थे उनके जर्नलिस्ट को हैरेस किया जाता था अगर वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोलते थे। ठीक है, तो क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक थी? इवन जो जजमेंट आ रहे हैं कोर्ट के, उन जजमेंट में भी अगर कोई ऐसा जजमेंट है जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट है, तो वो जजमेंट को भी वो क्या कर रहे थे? इग्नोर कर रहे थे। यानी कुल मिला के रॉबर्ट मुगाबे पॉपुलर तो थे, लेकिन पावर में रहने के लिए जो गलत तरीके वो यूज कर रहे थे, उसकी वजह से कंट्री जो थी इट बिकम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि लोगों के पास राइट्स ही नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल नहीं सकते, इवन जो मीडिया है वो भी कुछ नहीं बोल सकता। तो कंट्री क्या हो गई? कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक हो गई, जो कि सही नहीं है। जब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो तो कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट के बाद क्या करती है कि भाई डिक्लेयर करती है कि हम इस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। इट्स डिपेंड ऑन द कंट्री, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता उसको कि आप डेमोक्रेसी ही लो या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लो। तो उन्होंने अपनी इच्छा से कंट्री को डेमोक्रेटिक अनाउंस किया, तो उसके बाद फिर अगर कंट्री का पॉपुलर लीडर ही कंट्री में गलत तरीके इस्तेमाल करेगा, तो लोग अपने राइट्स के लिए क्या करेंगे? दे हैव्स टू फाइट। लेकिन फाइट के लिए प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब भी तो क्या कर दिया? इलीगल कर दिया। तो कंट्री क्या हो गई? ये सारे फीचर्स कहाँ होते हैं? मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप में होते हैं ना, कि लोग अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकते, वो नहीं बोल सकते कि क्या सही है क्या गलत, उन्हें राइट ही नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। देखते हो ना टीवी पर, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट भी बहुत कुछ बोला जाता है, ऑपोजिशन पार्टी फ्री है, इवन लोग फ्री हैं अपनी बात बोलने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये होता है डेमोक्रेटिक। लेकिन जिम्बाब्वे के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था जिम्बाब्वे के अंदर? हम पढ़ लेते हैं जिम्बाब्वे की स्टोरी। सिंस इंडिपेंडेंस कब हुई इंडिपेंडेंस कंट्री? 1980 में। ठीक है, जिम्बाब्वे रूल्ड बाय कौन सी पार्टी थी? दैट इज ZANU-PF, ZANU-PF। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी? दैट इज जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पेट्रियोटिक फ्रंट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, पर अधिकतर सभी जगह ZANU-PF अगर आप लिखते हो तो इट्स करेक्ट। नो नीड टू राइट फुल फॉर्म। फुल फॉर्म मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूं कि इसकी ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो जैसे ही इंडिपेंडेंट हुई, कब हुई इंडिपेंडेंट? इन 1980। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर योर नॉलेज ओनली। ओके, तो यहां पर ZANU-PF जो थी वो क्या कर रही है? कंट्री को रूल कर रही है। कौन है ZANU-PF के लीडर? मिस्टर रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे ruled
हैज बीन रूलिंग द कंट्री, ठीक है, क्या थे ये, ही इज पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर थे लेकिन क्या कर रहे थे, बट ऑल्सो यूज, ये रूल्ड नहीं है बेटा, रूलिंग है, ऑल्सो यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, ठीक है। अब आपको डर्टी ट्रिक्स बताने की जरूरत तो नहीं है, क्या है डर्टी ट्रिक्स, हम ऑलरेडी PRI में पढ़ चुके हैं, है ना, मैक्सिको की कहानी पढ़ी थी ना हमने, हम उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज द डर्टी ट्रिक्स, ठीक है। इसको लिखो, फिर आगे के आपको पॉइंट्स लिखवाती हूं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से रूल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या तरीका अपनाया इन्होंने, यहां पर जो कंट्री है उसमें इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्शंस have been held regularly and won by, कौन सी पार्टी जीत रही है बार बार, जानू PF बार बार यहां पर जीत रही है। क्यों जीत रही है यहां पर, क्योंकि वो क्या कर रही है, ऑपोजिशन को हैरेस कर रही है। ऑपोजिशन तो समझते हो ना, opposition party workers harassed and their meetings disrupted, ठीक है, उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट किया जाता है, यानी जो मीटिंग की जा रही है उसको बार बार परेशान किया जाता है, प्रॉपर तरीके से उन्हें मीटिंग नहीं करने दी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक प्रोटेस्ट, एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर डिक्लेयर्ड इल्लीगल, ठीक है। पब्लिक प्रोटेस्ट मतलब पब्लिक किसी भी तरीके से कंट्री में अपनी वॉइस को रेस नहीं कर सकती, वो क्या कर दिया गया है, उसको इलीगल कर दिया गया है, अपनी वॉइस को रेस करना या किसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन करना, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी आधी स्टोरी है बच्चे, नेक्स्ट आगे की स्टोरी हम वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ के रखना, आपकी बुक में दे रखा है पूरा ये इंसिडेंट, उसको एक बार रीड करना, जिससे कि आगे की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल नाउ टेक केयर, बाय।